हेलो दोस्तों, मैं गौरी शंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, बहुपद। इसके पहले हम चैप्टर फर्स्ट कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बुक्स आपको पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पीडीएफ में प्रोवाइड करा दी जाएगी। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक, तो हम देखें सबसे पहले बहुपद में क्या क्या है, इसका हम बेसिक देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखें आखिर बहुपद क्या कहलाता है। बहुपद का मतलब आपको कोई भी एक पद दिया हो। ठीक, तो बहुपद आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। मान लो जैसे हमने आपसे बोला रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद, तो हम देखेंगे कि आखिर रैखिक बहुपद क्या कहलाता है। ठीक, फिर हम देखेंगे द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद देखेंगे हम? द्विघाती बहुपद। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे त्रिघाती बहुपद। तो हम देखेंगे कि रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद वह बहुपद कहलाता है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक। अधिकतम एक से यदि ज़्यादा हो जाएगी तो वह रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। द्विघाती बहुपद नाम से ही आपको स्पष्ट है, दुई यानी दो, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? दो। ठीक, अगर एक घात हो जाएगी तो रैखिक हो जाएगा, दो घात होगी तो द्विघात, और इसमें चर की घात कितनी होनी चाहिए? तीन। ठीक, तो बहुपद के लिए कम से कम तो एक घात होना आवश्यक है। ठीक, अगर घात नहीं तो वह बहुपद नहीं। अब हम देखें रैखिक बहुपद। अब चर क्या कहलाता है? सबसे पहले हम देखें चर। तो चर हम देखें, चर कहलाता है जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे एक्स वाई भी कुछ भी होता है। मान लो एक्स का मान कभी 4 आया, कभी एक्स का मान 5 आया, कभी एक्स का मान 6 आया, तो इसके मान परिवर्तित होते रहते हैं, एक निश्चित वैल्यू नहीं होती। ठीक, अचर राशि आपको पता है जो निश्चित होती हैं, 2 है तो दो ही रहेगा, 4 नहीं हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे रैखिक द्विघात और त्रिघात। तो चर की घात, तो चर होना चाहिए इसमें। तो मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x धन 2, यहाँ 4x से कुछ घात नहीं, कितनी की घात होगी? 1 की। तो कौन सा बहुपद हो गया? रैखिक बहुपद। ठीक, अब मान लो हमने लिख दिया 3x, ठीक, प्लस 4, तो भी कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। हम लिख दें, यहाँ पर हम लिख देते 3x प्लस √2, तो यह भी कौन सा बहुपद हो जाता? रैखिक। लेकिन हमें बात एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो यह चर रहेगा वह एक निश्चित रूप में होना चाहिए। निश्चित का मतलब स्वतंत्र रूप। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर आपका रूट लगा देता कोई, √3 और रूट में x रहता, तो अब रूट में x का मतलब क्या? ठीक, x पर 1/2 की घात, यानी 1/2 की घात आधी घात, एक घात नहीं है कम से कम। ठीक, अधिक से अधिक, तो वह क्या होगा? आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा। अब मान लो यहाँ रूट में लिखा हुआ है √3x पर 2 की घात, तो द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे। अब जब x रूट के अंदर लिखा हुआ है और x गुणित x हम 2 बार बाहर निकालेंगे तो आपका एक x बचेगा, तो यह कौन सा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद। ठीक, अब मान लो यहाँ पर आपको लिखा होता रूट में केवल 3 होते, x बाहर होता, तो यह रैखिक बहुपद होता, क्योंकि x तो स्वतंत्र है हमारा। तो आप रैखिक बहुपद समझ चुके होंगे। द्विघात बहुपद, द्विघात आप देखें चर की अधिकतम घात 2, मान लो यहाँ लिखा हो 23x पर 2 की घात धन 4, कौन सा बहुपद हो गया? द्विघाती। आपसे कोई बोले कि एक द्विघाती बहुपद को उदाहरण दीजिए, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। 4x का वर्ग धन 6, 8x का वर्ग धन 5x धन 2। ठीक, तो समझ चुके हो द्विघाती कुछ नहीं है। त्रिघाती बहुपद में 3 की घात हो जाएगी, जैसे 4x का घन धन 2x का वर्ग, कुछ भी कर सकते हैं, धन 3, तो इसमें 3 की घात त्रिघाती। द्विघाती भी है लेकिन 3 की घात तो त्रिघाती होगा। तो यह तो हमारे बहुपद थे, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। इसके बाद हम देखेंगे, हमें जो मुख्य चीज़ यहाँ पर देखनी है कि इसमें शून्यक क्या होता है। इसमें शून्यक क्या होता है, तो हमें पहले समझना होगा आखिर शून्यक क्या कहलाते हैं। तो हम शून्यक कुछ भी मान लेते हैं। मान लो शून्यक में जैसे आपका अल्फा हो गया, आपका बीटा हो गया, आपका गामा हो गया। ठीक, तो अल्फा बीटा और यह गामा, यह आपके क्या हो जाते हैं? शून्यक। ठीक, तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया। अब हम देखेंगे यह आपके शून्यक कहलाते हैं। तो इसके लिए आपको
देखना होगा हम शून्यक कैसे निकालते हैं। अब जो शून्यक होते हैं, शून्यक हम मान लो अल्फा गामा बीटा कुछ भी मान सकते हैं। अब मान लो आपको दो शून्यक दिए हुए हैं, कोई भी दो शून्यक, क्या दिए हुए हैं, दो शून्यक। अब पूछा जाए कि शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक, शून्यकों का योग क्या होगा। वीडियो क्लियर दिख रहा है? ठीक, देख लें हम एक बार। ठीक है, वीडियो बिल्कुल क्लियर है। तो हम देखेंगे शून्यकों का योग। हम क्या देखेंगे? शून्यकों का योग। अब शून्यक अल्फा है आपका और क्या है आपका? बीटा है। तो हम इसी को गामा भी ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अब दो शून्यक, मान लो दो शून्यक कौन कौन से दिए हुए हैं? अल्फा दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है? बीटा। ठीक, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपको सीखना ही होगा। यदि आपने यह जान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रश्नावली आप समाप्त कर सकते हैं, जो आपको नेक्स्ट प्रश्नावली आएगी। अब आपसे पूछा जाए कि शून्यकों का योग क्या होता है, गुणा क्या होता है। ठीक, तो आपसे पूछे यदि कोई कि शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या पूछे आपसे कोई योग। ठीक, तो शून्यकों का योग, अब योग क्या? अल्फा धन बीटा। योग क्या होगा आपका? अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग। योग का मतलब जोड़ना, अल्फा और धन बीटा दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। ठीक, और योग क्या होता है आपका? माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। अब कहाँ से माइनस बी और कहाँ से आपका ए क्या होगा, हम यह भी जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ये एक फल हो गया है। ठीक है, यह है आपका गुणनफल। आपको आएगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल। गुणनफल में क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। यह होता है आपका सी बटे ए। आपको पहले इतनी चीज़ याद रखनी है। अब मान लो आपको एक कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक, मान लो आपको दिया हुआ है एक्स वर्ग प्लस 7x प्लस आपका दिया हुआ है 10, एक्स का वर्ग धन 7x धन 10। यह क्वेश्चन 2019 में आया था आपको। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। अब हम देखेंगे तो हमें क्या करना है? एक्स वर्ग धन 7x धन 10। ठीक, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ वर्ग है, यहाँ 7 है, यहाँ x है। अब मान लो यहाँ कुछ नहीं तो कम से कम क्या होगा? 1। ठीक, एक आपका समीकरण होता है। ठीक, तो आपका समीकरण क्या होता है? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। यह कहलाता है आपका एक व्यापक समीकरण। कौन सा समीकरण? व्यापक समीकरण। ठीक, व्यापक समीकरण। अब हम यहाँ पर देखेंगे आपको दिया हुआ है एक्स वर्ग। ठीक, एक्स वर्ग के साथ ए, एक्स वर्ग के साथ कुछ नहीं तो कम से कम क्या? 1। तो यहाँ पर एक ए का मान क्या हो जाएगा आपका? 1। ठीक, यहाँ बी एक्स और यहाँ 7x, तो x और x के साथ b, x के साथ 7, तो b का मान कितना हो जाएगा? 7। c आपका एक सिंगल राशि है तो c कितना है? 10। c आपकी एक अचर राशि है। ठीक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं योग में अल्फा धन बीटा माइनस बी बटे। ठीक, तो माइनस बी एन माइनस 7 बटे ए, कुछ नहीं यहाँ पर एक्स वर्ग। मान लो यहाँ 3 होता। ठीक, तो यहाँ x ए का मान कितना हो जाता? 3। ठीक, आप 3 लिख सकते थे। तो इस प्रकार हम इस समीकरण की तुलना कर देंगे व्यापक समीकरण से। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा माइनस बी बटे। अब माइनस बी आप क्या है? x। ठीक, और a का मतलब x वर्ग, तो x का गुणांक बटे x वर्ग, माइनस x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो इस प्रकार हम इसे देख सकते हैं। तो आपको यह याद रखने हैं। अब हम देखेंगे कुछ और बेसिक देखें हम, इसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। तो 2.1 में तो आपका कुछ नहीं है, मुख्य आपका स्टार्ट होता है 2.2 से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखें, यह एक क्या है? ग्राफ। मान लो यह क्या है? एक ग्राफ। तो यहाँ होता है आपका एक्स अक्ष। कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। यहाँ आपका होता है वाई अक्ष। यह आपका कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, यह आपका कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ होता है आपका एक्स डैश अक्ष और यहाँ पर आपका होता है वाई डैश अक्ष। अब एक्स अक्ष, वाई डैश, एक्स डैश क्या कहलाता है? यहाँ मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु यहाँ पर कौन सा बिंदु होता है? बीचों बीच। ठीक है, बीचों बीच आपका कौन सा बिंदु होता है? मूल बिंदु। मूल बिंदु।
ठीक। और मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं आपके 0 और 0। ठीक, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। आपसे क्वेश्चन आएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे 0 और 0। ठीक, अब हम देखेंगे इसके यहाँ 0 से यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, +4, यहाँ आपका y का यहाँ 1 2 3, यहाँ धनात्मक मान जाएंगे आपके, यहाँ नीचे ऋणात्मक, तो यहाँ आपका -1 होगा, फिर आपका यहाँ -2 होगा, इसी प्रकार यहाँ -1 होगा और -2 और भी सो ऑन। ठीक, बढ़ती जाएगी श्रृंखला। तो यहाँ x के धनात्मक मान, यहाँ x के ऋणात्मक मान, यहाँ y के धनात्मक मान, यहाँ x के। अब आपसे पूछे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। ठीक, तो यह आपको एक चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, वहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन अभी हम इसे ग्राफ को समझें। अब मान लो यदि कोई रेखा आपकी यहाँ से आई, एक रेखा यहाँ से, ठीक, यहाँ से यहाँ। अब आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि बाएं अक्ष से या बाएं अक्ष पर निर्देशांक, तो बाएं अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी, कितने बिंदुओं से होकर जाएगी, केवल एक बिंदु से। तो बाएं अक्ष पर निर्देशांक क्या है, एक निर्देशांक। ठीक, अब हम देखेंगे x पर 1 और 1 2, तो x अक्ष पर शून्यकों की संख्या 2 है, जबकि y अक्ष पर शून्यकों की संख्या केवल क्या है 1। तो इसमें केवल इतना ही समझना था जो आपको प्रश्नावली 2.1 में दिया हुआ है। तो हम 2.1 देखेंगे। अब हम देखें, आप कुछ बेसिक चीज़ जान लें जो आपको मैथ्स में आगे काम में आएंगी। ठीक, नेक्स्ट जो काम आएंगी आपको, तो क्या होता है, यदि माइनस का गुणा माइनस में होता है, तो जब ऋण का गुणा ऋण में होगा तो क्या हो जाएगा धन। अब -3 गुणित -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। तो कभी भी माइनस की संख्या का माइनस में हम मल्टीप्लाई, ठीक, करें या इसका आपस में गुणा करें तो क्या होगा प्राप्त, हमें 6 प्राप्त होगा, धन का 6। ठीक, जब माइनस का माइनस में। इसी प्रकार यदि हम प्लस का गुणा प्लस में करें तो यह तो सबको पता है कि प्लस ही प्राप्त होगा। ठीक, तो 3 गुणित 4 तो क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो कंडीशन नंबर 1 माइनस, कंडीशन नंबर 2 प्लस प्लस। अब कंडीशन 3 4, या तो माइनस का प्लस में गुणा हो या प्लस का माइनस में गुणा हो। ठीक, तो जब विपरीत चिन्ह रहेंगे तो क्या प्राप्त होगा माइनस। समान चिन्हों का आपस में गुणा होगा तो प्लस होगा, और विपरीत चिन्हों का आपस में गुणा होगा तो माइनस होगा। जैसे कि हम देखें, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो क्या प्राप्त होगा माइनस। और इसी प्रकार आपका नंबर 4थी कंडीशन देखेंगे हम, माइनस का गुणा अगर प्लस में होगा तो क्या प्राप्त होगा माइनस। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4, कुछ नहीं है ना, धन होगा गुणित ऋण 3, तो आपको कुछ नहीं करना। अब देखें 4 3 कितना हो जाएगा 12, और माइनस का माइनस रहेगा। ठीक, क्योंकि माइनस का प्लस में होगा माइनस। ठीक, इसी प्रकार आपका यहाँ हो जाएगा, माइनस का प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो इन चीज़ को आपको बहुत ही समझना जरूरी था। ऐसे ही प्लस में आपका होगा, आपको लिखा हुआ है यदि प्लस में कि 3 धन 2 5। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये तो हम जानते, ठीक, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। मान लो लिखा हुआ है -3 -4। अब माइनस माइनस अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, गुणा होगा तो प्लस धन हो जाएगा, लेकिन -3 -4, तो -3 और -4 टोटल कितनी माइनस के 7। माइनस कितना हो गया 7। ठीक, अब हम देखें, मान लो माइनस और माइनस, माइनस का मतलब किसी से उधार लेना। ठीक, किसी से उधार लेना। पहले आपने 3 रुपये उधार लिए, फिर आपने 4 रुपये उधार लिए, टोटल आपने कितने उधार लिए 7 रुपये। ठीक, तो माइनस उधार लेना यानी ऋण, उधार ऋण का, इसका चिन्ह का नाम क्या होता है ऋण। ठीक, तो उधार लेना यानी आपने पहले 3 रुपये का ऋण लिया किसी से, फिर 4 रुपये का फिर ऋण ले लिया आपने, तो टोटल कितने रुपए का ऋण लिया आपने, टोटल 7 रुपये का ऋण। ठीक, तो ये समझ चुके होंगे आप। अब हम देखेंगे कंडीशन नहीं, कंडीशन 2। अब नंबर 3री कंडीशन देखेंगे हम, माइनस और प्लस। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 ऋण 4 बराबर 8 में से 4 जाएंगे तो आपके कितने आ जाएंगे 4। यह आप जानते हैं, आपके पास 8 रुपये थे, आपने 4 खर्च कर दिए, 4 बचे। जो चौथी कंडीशन है, ठीक, दूसरी और चौथी हमें देखनी थी। मान लो आपको लिखा हुआ है 2 ऋण 8, तो 2 रुपये प्लस के, हमने बताया था प्लस की संख्या हमेशा बड़ी होती है।
अब 2 रुपये थे आपके और 8 खर्च कर लिए आपने। 2 रुपये तो थे और 8 खर्च कर लिए। आप किसी दुकान पर शॉप पर गए, ठीक, तो आप 2 रुपये लेकर गए थे, लेकिन आपने वहाँ पर खर्च कितने कर लिए? 8 रुपये। तो आपके पास तो केवल 2 रुपये थे। अब आप पर ऋण कितने का लग गया है? तो ऋण 6 का लग गया। तो यहाँ पर माइनस कितनी आ जाएंगी? 6 रुपये उधार कर दिया आपने वहाँ पर। तो 2 में से 8 तो नहीं जाएगा। जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो इस चीज़ को बहुत जानना बेसिक ज़रूरी था। अब हम आ जाएं प्रश्नावली पर। इस चीज़ को आप पूरी मैथ में आपको यह है काम आएगी, तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें। अब प्रश्नावली 2.1 में देखेंगे हम क्या दिया हुआ है, ठीक। 2.1 में आपको जो दिया हुआ है प्रश्नावली 2.1, ठीक, 2.1। तो प्रश्नावली यह है आपकी बुक से। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 2 है, जो इसमें आपको दी हुई है प्रश्नावली 2.1। तो 2.1 में आपसे क्या बोल रहे हैं? अब आपसे पूछा जाए जिसकी घात 1 हो बहुपद की, वह रेखा बहुपद कहलाता है। 2 हो तो द्विघात, 3 घात हो तो त्रिघात बहुपद। हम देखेंगे 2.1 का जो आपका क्वेश्चन, इसके उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम इसके सारे उदाहरण भी देखेंगे, ठीक। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा और आपको ग्राफ भी दिख रहे होंगे, ठीक, ग्राफ भी आपको दिख रहे होंगे। तो जो आकृति आपको पहले दी हुई है, कौन सी आकृति? नंबर 1। तो आकृति 1 आपको दी हुई है, आपको आकृति दिख रही है, कुछ इस टाइप से बनी हुई है आकृति, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ आपका x, यहाँ आपका क्या है? x डैश, ठीक। यहाँ आपका क्या है? y, और यहाँ आपका क्या है? y डैश, ठीक है। यहाँ ऋणात्मक मान, यहाँ धनात्मक मान। आपसे केवल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप अच्छे से पढ़िए। आपको दिया है प्रत्येक स्थिति में px की शून्यकों की संख्या। px का मतलब जो आपका मूल, यहाँ पर कुछ बिंदु नहीं, यहाँ पर मान लिया बिंदु p, ठीक, और x का x, ठीक। तो px, y की पूछते तो हम y के भी बता सकते थे, लेकिन आपसे पूछा गया है px। अब x इस साइड भी हो सकता है, इस साइड, दोनों x कोई भी हो। और इसमें हमें बताना है कि प्रत्येक स्थिति में px की शून्यक कितनी है। जितनी बिंदुओं से रेखा होकर जाएगी उतने शून्यक होंगे, तो आपको दिख रहे होंगे, ठीक। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 का यह है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको दी हुई है फर्स्ट आकृति, और केवल यहाँ से होकर जा रही है। कितनी बिंदुओं से होकर जा रही है रेखा? आप देख सकते हैं केवल y अक्ष पर जा रही है, x पर तो जा ही नहीं रही, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ शून्यकों की संख्या 0 होगी। क्या लिखेंगे हम? शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। शून्यकों की संख्या 0 होगी, ठीक, क्योंकि रेखा x अक्ष से होकर नहीं जा रही, x अक्ष पर या x अक्ष से होकर नहीं जाती, ठीक। इसी प्रकार आपको आकृति 2, ठीक, आकृति 2 में आपको दिख रहा होगा। तो आकृति 2 हम देखें। अब आकृति 2 देखें आप। आकृति 2 कुछ इस टाइप की बनी हुई है आपको। यहाँ आपका x अक्ष रहेगा, यहाँ आपका x डैश रहेगा, यहाँ पर आपका y रहेगा, यहाँ पर y डैश रहेगा। x का पूछा है तो यह रेखा यहाँ से जा रही है ऐसे और यहाँ तक। x अक्ष के केवल y अक्ष से मतलब नहीं, y का आपसे पूछा जाता तो हम y पर बताते। तो यहाँ पर आप भाषा में क्या लिखेंगे? यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? 1, ठीक। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? 1।
शून्यकों की संख्या 1 होगी। आपसे केवल यही पूछा है कितनी होगी, तो आप देखकर बता सकते हैं, क्योंकि यह एक्स के एक बिंदु से होकर जाते हैं ग्राफ रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आप बता सकते हैं। आपको क्वेश्चन 3 में दिख रहा है एक्स अक्ष के 1, 2 ठीक, और इस साइड 3 बिंदुओं से होकर जा रही है। तो आकृति नंबर 3 में हम देखेंगे शून्यकों की संख्या आप जान चुके होंगे कि हम कैसे करना है। आकृति 3 ठीक, इसमें आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ x रहेगा, यहाँ आपका x डैश रहेगा, यहाँ पर y डैश रहेगा, यहाँ पर y रहेगा। तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ से ये गई है और फिर यहाँ से यहाँ। केवल x अक्ष का पूछा है, y का पूछते तो y के तो एक बिंदु से होकर जा रही है, तो शून्यकों की संख्या 1, x की यहाँ पर 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3। x रेखा पर यह जो आपकी जा रही है ग्राफ, यह कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 3 पर, 1 2 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। तो शून्यकों की संख्या 3 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। तो इस प्रकार आप यह कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आकृति में आप देख रहे होंगे। ठीक, अब आप वहां से ही समझकर कर सकते हैं कि आकृति नंबर 4 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, आकृति नंबर 4, यह है आपकी आकृति कौन सी थी? 3। अब आप देखें 4 5 6, अब हम तीनों एक साथ देख ले रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ आकृति हम 4 बना लेंगे, यहाँ आकृति हम 5 बना लेंगे। ठीक, तो 4 आकृति में आपको ऐसा दिख रहा है, एक यह y x x डैश y डैश। ठीक, तो आपकी कितनी बिंदुओं से होकर जाएगी? 2। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। आप क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 2 होगी। शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक, नेक्स्ट 5वां देखेंगे आप। यहाँ आपका y रहेगा, यहाँ आपका x रहेगा, यहाँ पर आपका x डैश रहेगा, यहाँ पर आपका y डैश रहेगा। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शून्यकों की संख्या आपकी कितनी दी हुई है। यहाँ आप पहले आकृति देखें, तो यह आपका यहाँ से ऐसा जा रहा है, यहाँ से ऐसा, और फिर यहाँ से ऐसा, और फिर यहाँ से ऐसा। ठीक, यहाँ से आपका ऐसा 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 ही दिया हुआ है। ठीक, सॉरी, आकृति 5 देखेंगे हम। यह आकृति नंबर 5। ठीक, यहाँ आपका x अक्ष है, यहाँ पर आपका y अक्ष है, यहाँ पर आपका x डैश अक्ष है, यहाँ पर आपका y डैश अक्ष है। तो यह आपकी जो रेखा जा रही है, यहाँ से ऐसी आई हुई है, यहाँ से ऐसी, फिर यहाँ से ऐसी, और फिर यहाँ से ऐसी। तो 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु। ठीक, तो आप बता सकते हैं शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4। तो आप लिख सकते हैं कि शून्यकों की संख्या 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, उसे स्पर्श भी कर जाए, होकर जाने से मतलब नहीं है, तो भी वही वहाँ पर एक बिंदु काउंट हो जाएगा। जैसे कि आपकी आकृति नंबर यह 5 है, आपकी आकृति 6 देखेंगे हम। लास्ट यह है आपकी, यह x होगा, यह y होगा, यह आपका y डैश होगा, यह आपका x डैश होगा। इसमें आपको दी हुई है आकृति, यहाँ से यह ऐसी आकृति जा रही है, फिर यहाँ से, फिर ऐसी। यहाँ पर शून्यकों की संख्या देखेंगे, यहाँ स्पर्श कर रही है, यहाँ स्पर्श कर रही है, और यहाँ भी स्पर्श कर रही है। ठीक, तो यहाँ शून्यकों की संख्या आपकी कितनी होगी? 3। शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि 3 बिंदुओं से 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी।
शून्य की संख्या 3 होगी। तो हम यह 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। जो इसमें आपने बेसिक पढ़ा है वह आप बहुत अच्छे से सीख लें, क्योंकि वह आपका मैथ में आगे काम आएगा। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न वाली 2.2 के साथ मिलेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।